नमस्ते, मैं हूँ रवींद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी पर अपना साप्ताहिक शेयर मार्केट का विश्लेषण का कार्यक्रम जो 1 से 5 जून को कैसा होने वाला है ये हम बात करने जा रहे हैं और हम ये समझेंगे सुभाष जी से। और सुभाष जी इस वक्त जैसा आपको पिछले सप्ताह पता था, उन्होंने बताया था कि वो मानसरोवर में हैं, तो कैलाश मानसरोवर की लासा यात्रा कर लासा रहे में हैं। है। अभी हम लासा में हैं, अच्छा, अभी है लासा ना। पहुंचे हुए हैं, ठीक है। तो हाँ, आज अभी लासा में पहुंचे। लाता है, ठीक है। तो लेकिन हाँ अभी जी। सुबह के 9 बज रहे हैं जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और सुबह से सुभाष जी 6 बजे से फोन कर रहे थे और मैं अपना चद्दर तान के सो रहा था, तो मुझे जानकारी नहीं थी कि जल्दी हम कर लेंगे, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले भी हो गया। तो सुभाष जी, हम ज्यादा भूमिका नहीं बनाते हैं, सीधे आपसे प्रश्न करते हैं क्योंकि आपको निकलना भी है आगे। थोड़ा सा ये बताइए कि कल जो मार्केट में हुआ फ्राइडे को, जो इस तरह से भूचाल आया, सेंसेक्स 1000 पॉइंट गिर गया, निफ्टी भी 200 से अधिक पॉइंट्स गिर गया, जबकि सुबह जब ये मार्केट खुली थी और जो ग्लोबल क्यूज कह रहे थे, जापान का निक्की भी बड़ा हाई था कि पॉजिटिव खुलेगी, और सुबह भी तकरीबन 24,002 का उसने पहली कैंडल पे हाई बना दिया था। तो उसके बाद मार्केट कल रुका क्यों नहीं, ऊपर नीचे क्यों भागता हुआ चला है? देखो रविंदर जी, क्या है, एक एमएससीआई इंडेक्स है, मॉर्गन जी स्टैनली, है ना जी। जी तो जी ये एक इंडेक्स मेंटेन करते हैं। तो जी मई के अंदर कुछ चेंजेस कर रहे हैं, कुछ स्टॉक जी। को बाहर कर रहे हैं, और वेटेज कुछ को अंदर शायद कर रहे इंडिया हैं। की, जी। हाँ, कम कर रहे हैं। मान लो जो जो शेयर गिरे हैं, लगता है कि उनको बाहर किया जा रहा है, तो उसमें हैवी सेलिंग आती है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, जिसको बाहर कर देते हैं ना, तो वो इररिस्पेक्टिव उसका फंडामेंटल क्या है, वो पूरा वेट निकाल देते हैं, जीरो कर देते हैं उसको, है नहीं, हम्म। उस इंडेक्स से पूरा निकाल देते हैं, तो पूरी सेलिंग आती है उसकी। तो तो आपने मतलब देखा होगा, 6,800 करोड़ की सेलिंग थी शायद ये एमएससीआई वाली। देखो टोटल सेलिंग कल एफपीआई की 21,106 करोड़ रही है, हाँ, जो नहीं, वो कि ये दो जो साल के एमएससीआई अंदर, वाली थी, ये 6,800 करोड़ थी शायद, जो कल मैंने ठीक है देखा। जी, वो आपकी हाँ। ज्यादा बेटर फिगर है, लेकिन मैं तो जी। टोटल एफपीआई की सेलिंग बता रहा हूँ, 21,106 करोड़ है। और अच्छा। इससे पहले, हाँ, इससे पहले 2 साल पहले 19,000 करोड़ की एक दिन के अंदर सेलिंग रही है। हम्म। और एफपीआई की परसिस्टेंट सेलिंग है, जैसे 2,74,000, 2 लाख 2.74 लाख करोड़ का सेलिंग 1 जनवरी से कर चुके हैं। और इसके अगेंस्ट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 3,57 लाख करोड़ की बाइंग कर रहे हैं। तो हम्म। डोमेस्टिक की सपोर्ट बन रही है, इनकी लगातार सेलिंग है। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि एफपीआई की परसिस्टेंट सेलिंग का शेयर मार्केट पे बहुत जबरदस्त नेगेटिव कारण बना हुआ है। दूसरा हम्म। क्या है कि हमारा जो स्टॉक है ना, इंडियन मार्केट का स्टॉक, ये प्रीमियम पे रहता था हमेशा। वर्ल्ड मार्केट में जैसे मान लो किसी का 100 करोड़ प्रॉफिट है और उसकी वैल्यूएशन 1,200 करोड़ है, और हमारे यहाँ हम्म। 100 करोड़ की वैल्यूएशन 2,200 करोड़ रहती थी, हमेशा प्रीमियम पे रहता था। जी। और अब है ना, यूएस का जो मार्केट है ना, वो प्रीमियम पे चल रहा है। आप देखो यूएस के मार्केट सारे बढ़े हुए हैं, है ना। तो आपको मैं जैसे डो जोन्स, S&P 500 1.43% एक वीक में बढ़ा, नेस्डेक 2.39% इस वीक में बढ़ा, डो हम्म। जोन्स 0.9% इस वीक में बढ़ा, रसेल 2000, ये छोटे स्टॉक का होता है, 1.72% बढ़ा। और पूरे महीने के अंदर यदि यूएस स्टॉक देखेंगे, क्योंकि ग्लोबल क्यूज तो हर जगह हैं, लेकिन इसके यूएस के शेयर बढ़ रहे हैं। S&P 500 5.15% बढ़ा एक महीने में, नैस्डैक 8.36% बढ़ा, डो जोन्स 2.78% बढ़ा, रसेल 2000 4.24% बढ़ा। और वहां के सॉफ्टवेयर सर्विसेज पहले डाउन थे, तो जनवरी के अंदर वो भी 6% बढ़ चुके हैं। तो सारा लॉस था, वो उन्होंने कंप्लीट कर दिया। इसका मतलब वहां पे एआई, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सेमीकंडक्टर, सारे शेयर, डेल, एचसीएल,
ये सारे माइक्रोसॉफ्ट सबके शेयर बढ़ रहे हैं। तो वहां पे तो मार्केट बढ़ रहा है, इन ग्लोबल मार्केट काफी बढ़ रहा है, इंडियन मार्केट वर्स्ट परफॉर्मेंस दे रहा है, तो हमारी सुभाष जी, करेंसी वीक रही है। जी, तो हाँ सुभाष जी। जी मेरा सवाल यही था, मैं सोच रहा था कि मैं सुभाष जी से पूछूंगा कि भाई ऐसा क्या कारण हो रहा है कि यूएस के मार्केट्स बढ़ रहे हैं, ताइवान बड़ी तेजी से बढ़ गया, ताइवान ने हमें एक पदान नीचे भी धकेल दिया, जापान ऑल टाइम हाई पे चला गया। तो ग्लोबल मार्केट्स में इतनी तेजी चल रही है, भारतीय मार्केट में क्या ऐसा हो गया जिसकी वजह से ये जिस तरह से आपने कहा वर्स्ट परफॉर्मेंस है दे रहे हैं, वो क्यों ऐसा वर्स्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जबकि आपने हमेशा कहा है कि भारत की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। तो ग्रोथ स्टोरी में इस बार कहाँ आपको झटका दिखाई दे रहा है, क्या कारण दिखाई दे रहा है कि बाकी ग्लोबल बाकी विश्व के साथ में हमारे मार्केट क्यों compete नहीं कर रहे हैं, क्यों उनके साथ में नहीं बढ़ रहे हैं और हम क्यों नीचे चल रहे हैं? हम तो आई थिंक 2024 वाले जो लेवल्स थे उस लेवल्स के आसपास टहल रहे हैं। देखो, एक तो है ना हमारा इस टाइम पे ऑयल सेक्टर, ये हम ऑयल 85% इंपोर्ट करते हैं, वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हमारा बंद पड़ा है। कोई एआई के अंदर हमने कोई किया नहीं काम, 2-3 साल पीछे हो गए। कोई और इनोवेटिव कोई ट्रिगर कर नहीं पा रहे। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे हम बहुत पॉजिटिव हो गए हों। जो नेगेटिव न्यूज़ है वो पर्टिकुलरली इंडियन मार्केट को हिट कर रही है। वेस्ट एशियन का जो ये क्राइसिस है, ये इंडिया को सबसे ज़्यादा हिट कर रहा है, और किसी कंट्री को इतना हिट नहीं कर रहा। क्यों? हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ बंद होने से सारी सप्लाई वगैरह है वो डिस्टर्ब हो रही है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट, ऑयल कॉस्ट सब महँगी हो रही है, करेंसी डेप्रिशिएट हो रहा है। फ़ॉरेन आरबीआई इसको फ़ॉरेन रिज़र्व्स जो है हमारे 7.5 बिलियन इस वीक में कम हुए हैं, है नहीं? तो करेंसी हमारा 95 रुपए 3 पैसा क्लोज हुआ है। वैसे थोड़ा पिछले वीक से थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, 46 पैसे। लेकिन ये है कि ओवरऑल हम इंडियन मार्केट टोटली हिट हो रहा है, क्योंकि एआई और सॉफ्टवेयर की वजह से हमारा सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा था, ये बहुत प्लस पॉइंट था। है नहीं? ऑयल के प्राइसेस बहुत कम आ गए थे, $60 पर बैरल तक आ गए थे। तो उससे अब 100, अब तो ख़ैर थोड़ा-सा ब्रेंट 91.54 है इस वीकेंड में, और क्रूड 87.81 है। लेकिन $120 तक पहुँच गया था, डबल हो गया था ऑलमोस्ट। तो इससे हमारा करेंसी वीक हो रही है। एक सेंटीमेंट जो पॉजिटिव होता था, जो हम शेयर में प्रीमियम लेते थे, वो डिस्काउंट टाइप हो गया है। अभी भी हम्म। एफपीआई जो है ना, वो अ, इसको नेगेटिव मान रहे हैं। ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट को कुछ टैक्स मेजर देने चाहिए इमीडिएट। अभी टाइम लग रहा है, पीछे स्टेटमेंट आई थी फाइनेंस मिनिस्टर की कि भी हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या चाहिए मार्केट को, हम तैयार हैं। लेकिन वो अभी तक कुछ धरातल के ऊपर नहीं आया। तो इस टाइम पे एक्ट फास्ट करने की ज़रूरत है, वो अभी नहीं हुई है। तो वो भी नहीं हुआ गवर्नमेंट से हम सुभाष यही जी। रिक्वेस्ट करेंगे कि जी। एफपीआई की सेलिंग रुके, मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट हटे, और हम्म, सारा शेयर मार्केट सेंटीमेंट पर डिपेंड करता है। जी। अब फंडामेंटल स्टिल इंडिया के लॉन्ग टर्म फंडामेंटल स्टिल स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रांग है। अब सुभाष जी एक चीज और सवाल इसी से मेरा निकल के आ रहा है, क्या जिस तरह से सरकार ने लास्ट 2 बार में शेयर मार्केट के ऊपर ट्रांजैक्शन टैक्स और ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स वगैरह की जो टैक्सेस बढ़ाए हैं, क्या इसका भी कोई इम्पैक्ट हम अब मार्केट पे अपनी समझें क्या इसका, या इसका कोई देखिए, इतना मतलब इम्पैक्ट नहीं है? इसका वैसे कोई वैल्यूएशन पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। ब्रोकिंग के ऊपर थोड़ा-सा है कि उनकी ट्रेडिंग ट्रांज़ैक्शन कॉस्टली हो गई है, तो वो है। इन्वेस्टर पर इसका इसका कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ़ ट्रेडर, जॉबर्स और जो एल्गो वग़ैरह चलाते हैं या एचएफटी करते हैं, उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है। तो ये हम्म, लिक्विडिटी प्रोवाइडर हैं, और इम्पैक्ट कॉस्ट इससे हाई हो रही है, तो इससे मार्केट थोड़ा-सा इललिक्विड की तरफ जाता है, लिक्विडिटी कम होती है। जब हम्म, कॉस्टिंग ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, तो लिक्विडिटी कम हो जाती है। जैसे चर्निंग होती है ना, फास्ट चर्निंग, फास्ट जी, जी, टर्नओवर, वो नहीं हो जी। पाती, उसकी कॉस्ट हैवी हो जाती है।
हुँ। बिल्कुल ठीक। अब सुभाष जी एक और बात, जैसे ताइवान की जो कंपनी है, पहली बात ये बताइए, जो ताइवान की कंपनी है वो टीएसएमसी, तो एसएमसी तो आपकी कंपनी है, टी वहाँ की कोई कंपनी, उनके साथ आपका टाई अप है क्या? वो आपने कोई शुरू नहीं, वो कराई है वहाँ पे कंपनी? सेमीकंडक्टर ताइ कंपनी है जी, ताइवान ताइवान के अंदर। सेमीकंडक्टर। तो जी। इसलिए वो पॉजिटिव में है, क्योंकि हुँ। सेमीकंडक्टर स्टेम एडवांस उसके अंदर आता है कि जिसकी वजह से शेयर मार्केट बढ़ रहे हैं, यूएस के, जी। ताइवान के, है ना? इवन हाँ। जापान के ब भी बेटर हो रहे हैं, तो ये जी, उसके अंदर आता है। 42% वैल्यूएशन है वो टीएसएमसी की ताइवान की शेयर मार्केट में। हम्म। हाँ, तो वो मैं बहुत बड़ी कंपनी है, और जी। उसकी अच्छी इंडेक्स में अच्छी वेटेज है। जी। तो हम्म। ये वैसे मतलब कोई, मतलब मैं पढ़ रहा था तो कह रहे थे कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मान लीजिए अगर एक ही कंपनी का वैल्यूएशन, एक ही कंपनी की वैल्यू किसी का शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा हो, तो वो बहुत ज्यादा रिलायबिलिटी की तरफ हम उसको नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आज वो है और कल हो सकता है वो ना हो, कल उसकी डिमांड कम करेक्ट। हो जाए तो क्योंकि वैल्यूएशन एकदम से देख गिर जाएगी। देखिए, इंडियन मार्केट वेल डाइवर्सिफाइड है। 13 सेक्टर से निफ्टी 50 बना है, तो हमारा बहुत वेल डाइवर्सिफाइड है। रसिया का ऑयल सेक्टर पे ज्यादा डिपेंडेंट है। चाइना मार्केट भी रियल एस्टेट पे ज्यादा डिपेंडेंट है, एक्सपोर्ट पे ज्यादा डिपेंडेंट है। इंडिया 13 सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वैसे वेल डाइवर्सिफाइड है। हमारे मार्केट में मतलब ब्रॉडनेस काफ़ी ज़बरदस्त है। तो हाँ, इसलिए 5,000 से ज्यादा स्टॉक बैलेंस है है, निफ्टी का मैंने। बैलेंस है। हाँ, जी। एक सेक्टर कोई बिल्कुल डाउन हो जाए, तो ऐसा जी। नहीं है कि एकदम हम डाउन पड़ जाएँगे, हम्म। और एक ऊपर बिल्कुल चला ठीक। जाए तो हम बहुत ऊपर चले जाएँगे। बिल्कुल, बैलेंस है। बिल्कुल सुभाष जी। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी के आपसे मुझे वो भी लेने हैं, क्या बोलते हैं, लेवल्स भी लेने हैं नेक्स्ट वीक के लिए, रेंज भी लेनी है। लेकिन इससे पहले थोड़ा-सा ये भी बताइए दर्शकों को, जो ग्लोबल क्यूज़ की हम जो बात करते हैं हमेशा, अभी ईरान और यूएस का जो पीस टॉक है वो किस स्टेज पे पहुँच रहा है? और ये हो क्यों नहीं पा रहा? क्या इसके पीछे, क्या सिर्फ़ और सिर्फ़, अगर मैं ये कहूँ, मतलब एक ऐसा नैरेटिव सा बन गया है कि ट्रम्प ही हैं, वो कल्प्रिट हैं, वही बार-बार रोक देते हैं। लेकिन क्या कहीं इसमें ईरान भी इसको नहीं होने दे रहा है, ईरान भी रोक रहा है? देखो, ट्रम्प है ना, ये अभी भी ये कह रहा है कि ईरान विल नेवर मैन्युफैक्चर न्यूक्लियर, है ना? जी। तो न्यूक्लियर पावर, और उसके लिए वो एड्रेस, और वर्बली जब तक राइटिंग में नहीं हो जाए, जब तक नहीं कह सकते। और रिलायबिलिटी फैक्टर जो है ना, देखो, वैसे एग्रीमेंट तो हो गया, राइटिंग में नहीं हुआ, लेकिन टर्म्स डिसाइड हो गई, फिर भी मार्केट नहीं बढ़ा। इंडियन हुँ। मार्केट वहीं पर है, क्योंकि इसकी रिलायबिलिटी नहीं है। जब राइटिंग में लिखे जाएंगे, तो कोई भी अटक सकता है पॉइंट। तो हुँ। इसलिए जब तक ये एग्रीमेंट हो नहीं जाए, तब तक मार्केट इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। पहले इसकी बात को लेके मार्केट बढ़ता था, एक स्टेटमेंट देने से, यदि पॉजिटिव स्टेटमेंट है मार्केट बढ़ता था, नेगेटिव स्टेटमेंट है घटता था। वो 2-3-4 बार हो गया, तो फिर उसके बाद उसके रिएक्शंस खत्म हो गए। है ना? तो अब हुँ। ये कह रहे हैं कि भी वो हो भी गया, तो हालाँकि क्रूड के प्राइसेज़ थोड़ा सिम दिखा रहे हैं। ब्रेंट 91.54 है, और क्रूड 87.81 है। तो मैं जो 110 तक मैं घूम रहा था ब्रेंट, वो तो वैसे देखो तो 20% कम आ गया। उसके बावजूद भी मार्केट, है ना, शेयर मार्केट नहीं बढ़ा। है ना? इंडियन इंडियन शेयर मार्केट। हालाँकि यूएस ऑल टाइम हाई चल रहा है। वर्ल्ड के दूसरे सेक्टर हाई के ऊपर चल रहे हैं। अभी देन नेक्स्ट वीक हमारा जैसे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी आनी है, जीडीपी का डाटा आना है, जीएसटी कलेक्शन की फिगरें आनी है। मतलब बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ईरान यूएस का कुछ एग्रीमेंट साइन होता है या नहीं होता है ना? वो पता लगेगा, है ना? एमएससीआई का तो चलो ठीक है, हो गया। अभी अ, और आप मतलब ये मैं अभी भी है ना, सेक्टर स्पेसिफिक प्रेशर्स हैं, जैसे ऑयल एंड हुँ। गैस, मेटल, बैंकिंग सेक्टर, इनके ऊपर हमारा काफी नेगेटिव चल रहा है ना?
जी। आईटी सेक्टर बहुत नेगेटिव हो चुका है, इसलिए टूटने को कुछ रहा नहीं, लेकिन वो बिल्कुल हाफ प्राइसेस के ऊपर आ चुके हैं और बिल्कुल, सुभाष जी वैल्यूएशन आईटी बहुत सेक्टर कल 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 पॉजिटिव था, उसके पीछे क्या कारण है? जबकि सारे मार्केट्स गिर रहे थे, सिर्फ इकलौता था जो आईटी सेक्टर ही कुछ कल पॉजिटिव आईटी था। सेक्टर इतने नीचे आ चुके हैं कि अब इससे नीचे जाने की उम्मीद नहीं है नहीं? ओके। हुँ, आप देखो ना, अभी भी टीसीएस है 2300 से कम है, 2300 हुँ, से कम है, 4600 पहुंच चुका था, तो आधे की हुँ, 50% डिस्काउंट हो चुका। जी, इन्फोसिस 1200 के आसपास है, जो कि हुँ, मैं 17-18 2500 के के आसपास है आसपास था, हाँ, या 2600 के 2500। आसपास था। हाँ, हुँ, तो इतना घट चुका है कि अब इसमें घटने में कुछ है ही नहीं। घटने में कुछ है ही नहीं। तो यानी कि जैसे ही ये कुछ इनोवेशंस करेंगे एआई की तरफ, तो उसके बाद इमीडिएटली फिर इसमें हम थोड़ी-सी कुछ रफ्तार तभी देखने को कुछ मिलेगी। हम इनोवेटिव आइडिया लेके आए या कुछ टैक्स के ऊपर कुछ रिलीफ दें, है नहीं? या कुछ मतलब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलने से हमारा फर्क पड़ जाएगा। हुँ। बिल्कुल ठीक है। और सुभाष जी ये अभी जैसे हमने एक न्यूज़ आई थी कि जो अडानी पावर है, वो उसने जो है ना इन्फोसिस को पछाड़ के उसका जो स्थान था 11वें नंबर का वो ले लिया है। इसको किस तरह से मार्केट को देखना चाहिए? नहीं मतलब देखो, आईटी सेक्टर का वो मार्केट कैप कम हो गया काफ़ी, आधा रेट रह गए। जी, तो जी। किसी का जो और कंपनी का मार्केट कैप नहीं घटा, बढ़ गया, तो वो आगे आ जाएगा। यही है, और कोई कारण नहीं है। हुँ। ज और जबकि उनका रेवेन्यू और प्रॉफिट इन्फोसिस का जो है उससे अडानी पावर से ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि अब प्राइस पर है ना फ्यूचर। देखिए पहले आईटी सेक्टर को लोग प्रीमियम स्टॉक मानते थे। हुँ, अब इसको डिस्काउंट कर रहे हैं, क्योंकि अब लग हुँ, रहा है कि ये न तो उन्होंने एआई अडॉप्ट किया इतना ज़्यादा, अब 2 हुँ। साल बाद करेंगे तो तब तब इसको बनाएँगे, तब देखेंगे। मतलब उम्मीद तो यही है कि टीसीएस और इन्फोसिस ये सब, है नहीं? उधर से देख लेना। हाँ, ये सब कर लेंगे, तो बाकी हाँ, तो इस बिल्कुल पे ठीक है। ज़्यादा अभी नहीं लगा या सकते। अभी ज़्यादा नहीं। अभी सुभाष जी अगर हम नेक्स्ट वीक के लिए देखें तो कौन-कौन से सेक्टर्स में हमें वीकनेस देखने को मिल सकती है और क्यों? और कौन-कौन से सेक्टर्स में पॉजिटिव स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है उस रीज़न के साथ थोड़ा-सा बताएँगे? देखिए, मैंने बताया कि ये सेक्टर्स जो है ना, बैंकिंग सेक्टर अभी डाउन है, ऑयल एंड गैस डाउन है और ऑटो सेक्टर डाउन है नहीं? फाइनेंशियल जी, सेक्टर डाउन है नहीं? और बढ़ने को डिफेंस सेक्टर है, कैपिटल गुड्स है, रियल एस्टेट न्यूट्रल है। तो अभी क्या है कि अभी जो है मार्केट में लग नहीं रहा कि भई एक वीक अभी देखने वाला बनता है, क्योंकि अभी है ना मार्केट में ये जैसे एमएससीआई का रीबैलेंसिंग हुई है, जी, इसका कितना एफपीआई की सेलिंग लगातार मेंटेन्ड है। अभी गवर्नमेंट लगता है कि कुछ रिफॉर्म्स लाएगी, तो पॉजिटिविटी आ जाएगी। तब ये जो बहुत नेगेटिव सेक्टर है, यही पॉजिटिव हो जाएँगे। अभी बहुत बिल्कुल ठीक। शॉर्ट टर्म व्यू है। हाँ, जी। सुभाष जी एक और सवाल मेरे मन में आया जिस तरह से मतलब होता है ना कई बार चीजें चलती रहती तो जब ग्लोबल मार्केट्स हमारे बढ़ रहे हैं भारत का मार्केट घट रहा है तो क्या इसके पीछे ये भी एक कारण हो सकता है जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री ने एक जो अपील कर दी थी कि भाई आप सोना मत खरीदो एक साल तक पेट्रोल डीजल कम खरीदो कम इस्तेमाल करो तेल कम खाओ भारत विदेश यात्राएं कम करो डेस्टिनेशन वेडिंग कम करो तो जिसके कारण एक पैनिक बन गया जो हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था कि अगर प्रधानमंत्री मोदी उसको नहीं भी बोलते तो भी शायद कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। तो अगर देख क्या वो भी एक कारण है कि जो मार्केट में मतलब एक अनसर्टेनिटी पैदा हो गई इन्वेस्टर्स के बीच में कि भाई हमारी इकोनॉमी तो पता नहीं कहाँ जा रही है, हम रुपया अपना संभाल के रख लें अपने पास में? देखो, प्रेशर इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा है। पेट्रोल, डीज़ल हम इम्पोर्ट करते हैं। हमारा गोल्ड हमारा इम्पोर्ट करते हैं। हमारा इन पे प्रेशर इम्पोर्ट के ऊपर डॉलर टर्म्स पे आता है। पहले रेमिटेंसेस अच्छे आते थे, है नहीं? अब रेमिटेंसेस भी थोड़े कम हुए हैं रिसेंटली। तो ये
ग्लोबल डिमांड कम हुई है, तो एक्सपोर्ट कम हो रहा है, इंपोर्ट बढ़ रहा है। तो एक पिक्चर जो है ना नेगेटिव बनी हुई है। अब उस नेगेटिव पिक्चर को प्राइम मिनिस्टर ने एक्चुअल बता दिया। अब वो नहीं बताते तो लोग अपने फ़ॉरेन ट्रिप भी बना के बढ़ा के रखते, गोल्ड को भी परचेज़ करते रहते, है नहीं? और वो पैनिक में भी आ गया। तो ये दोनों फैक्टर इम्पोर्टेंट है कि भई वो पैनिक बताना भी ज़रूरी था और वो पैनिक नहीं आए, ये एंश्योर करना ज़रूरी था वो, लेकिन वो एंश्योर हुआ नहीं, है नहीं? तो बस वो वही चीज़ है कि इससे सेंटिमेंट मार्केट के अंदर बिगड़ा और मार्केट हमारा सेंटिमेंट पे चलता है और वो थोड़ा टूटा। कमजोर हुआ। अब एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर जो मॉनसून को लेके है कि भाई अल नीनो आ रहा है, जिसकी वजह से फसलों में थोड़ा-सा समस्या आने की संभावना देखी जा रही है। तो क्या अगर अल नीनो आया और फसलें कम हुई, क्रॉप्स कम हुई, तो एग्रीकल्चर की वजह से क्या इसका भी कोई हम एडवर्स इफेक्ट मार्केट के ऊपर देखेंगे? बिल्कुल, यही है कि नेक्स्ट वीक इस पर वेदर फ़ोरकास्ट में बताएँगे कि भई क्या इसका इम्पैक्ट आएगा, कितना एल निनो का इफ़ेक्ट रहेगा। तो मार्केट को उस हिसाब से डायरेक्शन उसमें भी फ़र्क पड़ेगा, है ना? हुँ। तो ये भी एक इम्पैक्ट है। बिल्कुल। और एक इसी एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ और सवाल कि अभी जैसे हमने देखा कि जो चाइना ने भारत से राइस इंपोर्ट करना शुरू किया था, लेकिन उसके साथ-साथ ही उसने चाइना ने राइस जो इनका जीएमओ होता है, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप बोलते हैं उसको, तो उसका आरोप लगा दिया कि भई आपके राइस में जेनेटिक मॉडिफाइड राइसेज़ हैं, तो इसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। जबकि भारत सरकार ने कहा कि भई हम जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस या कोई भी क्रॉप उगाते ही नहीं है। तो और जबकि उन्हीं की एजेंसी ने यहाँ पे उसको टेस्ट किया था, उन्हीं की मतलब चाइना की एजेंसी ने इंडिया में उसको अप्रूव किया, लेकिन वहाँ पे कस्टम ने रिजेक्ट कर दिया। तो क्या ये चाइना की भारत के अगेंस्ट में एक वॉर ट्रेड टाइप का है कि भई भारत को जो है ना पूरे विश्व में बदनाम करो उनकी क्रॉप को रिजेक्ट करके, ताकि दूसरे देश भी उनके संदेह की नज़रों से देखने लगे। क्या ये इनकी एक चाल हो सकती है ऐसी? भई देखो, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब है ना ट्रस्ट कम हो जाता है, तो छोटा-सा भी संदेह जो है ना, वो नेगेटिव की तरफ चला जाता है। तो हुँ, ये कहना कि भई उसी भावना से इल भावना से उन्होंने रिजेक्ट किया या कोई छोटा-सा क्लैरिफ़िकेशन ले सकते थे, यदि उनकी कोई रिपोर्ट में कोई पॉइंट आया था, तो वो क्लैरिफ़िकेशन लेके क्लैरिफ़ाई किया जा सकता था। जबकि हम बिल्कुल हमने अपनी तरफ से कोई ज्योमेट्रिकली मॉडिफाइड हमने नहीं किया था, हैं? लेकिन उसने आरोप लगा दिया और रिजेक्ट करके वापस भेज दिया। तो हुँ। थोड़ी समझदारी कम्युनिकेशन की कमी रही है दोनों तरफ और इल भावना कहीं भी हो ऐसा तो नहीं सकती है। मतलब जैसा जो मैंने कहा कि उनकी कोई स्ट्रैटेजी तो नहीं ऐसी आपको इसमें दिखाई दे रही, मंशा तो नहीं, क्योंकि वो एक स्ट्रेटेजी के बाद एक करते स्ट्रेटेजी जा रहे हैं अब तक। देखो स्ट्रेटेजी यदि होती भी है ना तो एकदम ऐसे रिजेक्ट करके नहीं करते या कुछ और तरीके से निकालते। है ना? इसमें तो क्लियर कट जब उसको मैटर को उठता है ना, हुँ। तो इंडिया क्लैरिफ़ाई करता है, तो हो सकता है चाइना को लोग फिर गलत कहें। लेकिन कुछ यही है कि उन्होंने कोई क्लैरिफ़िकेशन ले लेते, कुछ रिपोर्ट में उनकी नेगेटिव आई थी, वो क्लैरिफ़िकेशन नहीं लिया गया। बिल्कुल ठीक है। अब सुभाष जी जैसे एक और सवाल है मेरा, जैसे ऑटो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर अभी मतलब कैसा जिस मतलब अभी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, जिस तरह मेरे से ख्याल पहले चली रविंदर है। जी जी, मेरे को कॉल आ रहा है, तो थोड़ा ठीक है। तो बस वो 2 मिनट में अब फिर मुझे कंप्लीट कर लो। जी, हाँ। जी। तो बस मुझे ये बता दीजिए फिर जल्दी से दर्शकों के लिए कि जो बैंक निफ्टी और निफ्टी की रेंज है वो नेक्स्ट वीक क्या होने वाली है? और इस हाँ जी। कार्यक्रम को फिर यहीं वाइंड अप करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। रेंज 23,450 से 24,450 निफ्टी की है। बैंक निफ्टी की है 54,000 से 56,000। ओके, तो निफ्टी की जो रेंज है वो 23,450 से लेके 24,450 है और बैंक निफ्टी की रेंज बताई आपने 54,000 कितना? 54,000 से 56,000। 54,000 से 56,000। तो बैंक जो निफ्टी है यानी कि भी बहुत ज़्यादा 23,500 कुछ पे खड़ा है, तो बहुत ज़्यादा अभी हम गिरावट और एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये निकल के आता है। हाँ जी। जी, ठीक है नहीं, सुभाष जी। ज़्यादा गिरावट नहीं है क्योंकि हुँ, 23,500 पे सपोर्ट है पूरा और 23,548 क्लोज हुआ है। तो 23,450 से नीचे नहीं जाना चाहिए, है नहीं? पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है नीचे जाने की।
जी, तो अगर कोई बड़ा ऊपर युद्ध जाने हो की गया तो वही जा पॉसिबिलिटी सकता है, अदरवाइज कोई जाने की संभावना नहीं है। हाँ जी। जी, धन्यवाद सुभाष जी, आपका बहुत-बहुत, आपकी यात्रा मंगलमय हो बहुत-बहुत और अच्छे धन्यवाद जी। से घूमिए। धन्यवाद, हाँ, नमस्ते। नेक्स्ट टाइम सारे सवाल ले लेंगे, अभी थोड़ा जल्दी थी, तो मैं नहीं, निकलता हूँ। नहीं, हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी। ठीक है सुभाष जी, थैंक यू। हाँ, धन्यवाद।